हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी को समझेंगे। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी हमारा बात करता है किसके बारे में, स्टे ऑफ सूट, जिसको हम रेस्ट सब्जुडाइज बोलते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, प्री एज वेल एज मेंस। इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि रेस्ट सब्जुडाइज क्या होता है। देन जब हम सेक्शन 11 को समझेंगे जिसके अंदर हमें रेस्ट जुडिकाटा दिया है, वहाँ पे हम रेस्ट सब्जुडाइज और रेस्ट जुडिकाटा के बीच में डिफरेंस समझ लेंगे। तो अभी हमने देखना है कि सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, देन वी विल सी फ्रॉम बेयर एक्ट की क्या डेफिनेशन दी गई है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ गुड मैनर, कि आपको डिटेल में डेप्थ में पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखना कि जब आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे कि ये जो हमारा रूल है ना, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ट्रायल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ना कि सूट पे। यानी कि जो आपका रेस्ट सब्जुडाइज है ना, वो आपके सूट को इंस्टीट्यूट करने से मना नहीं कर रहा। वो किस बारे में बात कर रहा है, स्टे ऑफ सूट कर रहा है। यानी कि आप जो इसका हेडिंग है वो क्या बोलती है, स्टे ऑफ सूट कहती है। यानी कि वो ये बोल रही है कि जो आप अगला सूट इंस्टीट्यूट करोगे, जो आप अगला सूट इंस्टीट्यूट करोगे वो आप इंस्टीट्यूट तो कर पाओगे लेकिन उसका ट्रायल नहीं चला पाओगे, उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी आपको मना नहीं कर रहा कि आप दूसरा सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी बोल रहा है कि आप दूसरा सूट इंस्टीट्यूट कर लोगे लेकिन उसके बाद उसके अंदर आप दूसरे सूट में ट्रायल नहीं चला पाओगे, उसके अंदर आपका स्टे लग जाएगा, इसलिए उसको स्टे ऑफ सूट बोला गया है। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ट्रायल ऑफ सूट एंड नॉट टू इंस्टीट्यूशन देयर ऑफ, कि आप उसके इंस्टीट्यूशन को मना नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्यों बनाया गया, जैसे मान लो ए एक कोर्ट है और बी एक कोर्ट है, दोनों के पास एक कोर्ट एक सूट को चलाने की जुरिडिक्शन है। लाइक अगर जैसे होता है ना सेक्शन 17 में हम पढ़ते हैं कि जहां जहां पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है इमूवेबल, वहां वहां पे आप अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। तो मान लो ये ए डिस्ट्रिक्ट और बी डिस्ट्रिक्ट दोनों जगह पे आ रही है, तो यानी कि आप ए कोर्ट में भी सूट कर सकते थे और बी कोर्ट में भी कर सकते थे। नाउ जो पार्टीज है उन्होंने डिसाइड किया या प्लेंटिफ ने डिसाइड किया कि मैं ए कोर्ट में जाऊंगा। अब बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि आप बी कोर्ट में जाके अपना सूट ट्रायल उसका नहीं चलाओगे। ठीक है, उस चीज के लिए स्टे लगाने कर रहे हैं। आप सूट तो इंस्टीट्यूट कर लो अगर करना चाहते हो यहाँ जाके, या फिर दोबारा से यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी के ऊपर सूट करना चाहते हो तो ये कर तो लोगे लेकिन उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा, रुक जाएगा, उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग चलेगी नहीं आपके आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके अंदर ना कुछ एसेंशियल्स आते हैं, उससे पहले हम एक बारी हम बेयर एक्ट में से देख लेते हैं कि बेयर एक्ट हमें क्या बोलता है। ठीक है, फिर हम उसके एसेंशियल्स को समझेंगे। तो क्या बोल रहा है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, कि कोई भी कोर्ट क्या करेगा, ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगा। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद ट्रायल, तो ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगा। सूट इंस्टीट्यूट करने से मना नहीं कर रहा। ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इज इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मैटर क्या है उसके अंदर, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली क्या है, इशू के अंदर है। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब होता है मेन इशू के अंदर। अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो मान लो जो आपका पहला सूट इंस्टीट्यूट हुआ और उसके बाद जो दूसरा सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, तो पहले सूट के अंदर अगर आपका मैटर जो था वो क्या था, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, और जो दूसरा सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है उसके अंदर भी वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, तो जो आपका दूसरा सूट है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं, मान लो ए ने बी के ऊपर सूट किया, किस चीज के लिए, रेंट के लिए सूट किया। अब क्या होता है, जैसे ए बी के ऊपर रेंट के लिए सूट करता है कि तूने मेरा रेंट पे करना है, तो यहाँ पे रेंट पे करने वाली बात क्या है, अगर एक सूट हुआ है तो उसके अंदर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू है। उसी सेम इसी चीज के ऊपर, रेंट के ऊपर अगर दूसरा सूट ए और बी आपस में कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो रेंट वाला बात थी क्या थी, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में, जो पहले सूट इंस्टीट्यूट हुआ था। तो वही बात बोल रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है प्रोसीड नहीं करेगा ट्रायल के लिए ऑफ एनी सूट इन विच द सूट और मैटर इन इश्यूज ऑल डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। और पार्टीज क्या है, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ए और बी के बीच में बात की, अब ए और सी के बीच में हो रही है तो वो आप उसके ऊपर भी सब जुडाइज चला दो, ऐसा नहीं होगा। और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और टाइटल क्या होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए। वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैविंग जुरिसडिक्शन टू ग्रांट ऑफ रिलीफ। तो ये बात बोल रहे हैं कि आप किसी भी कोर्ट में अगर इस तरीके का सूट कर रहे हो, चाहे सेम सूट में सेम कोर्ट में कर रहे हो या फिर आप इंडिया में किसी भी कोर्ट में कर रहे हो, स्टे ऑफ सूट की बात आ जाएगी। अब देखो एलिमेंट्स पढ़ोगे ना, आपको एकदम डिटेल में समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। देखो पहली बात हमारे सामने क्या होनी चाहिए, दो सूट होने चाहिए। देयर मस्ट बी टू सूट्स, देयर मस्ट बी टू सूट्स। ठीक है, एक सूट जो है वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड होना चाहिए और दूसरा सब्सिक्वेंटली, यानी कि ए और बी के बीच में अगर रेंट को लेके एक सूट हुआ, यहाँ पे पहला सूट हुआ, अब यहाँ पे भी दूसरा सूट सेम चीज को लेके हुआ ए और बी के बीच में। ठीक है, तो दो सूट हो गए, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है यानी कि पहले सूट इंस्टीट्यूट हुआ, और एक सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है। देन मैटर इज इन इशू इन सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट।
अब यहाँ पे आप किसके बारे में बात कर रहे थे, रेंट के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पे भी आपने रेंट की ही बात की थी। तो यहाँ दोनों में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बात डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थी, यहाँ पे भी वो बात डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू आ रही है। अच्छा, आपको एग्जांपल देता हूँ कि कब डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू नहीं होती। मान लो ए ने बी के ऊपर सूट किया होता है रेंट को लेके, और साथ में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो एरिया है वो कम है जितना बोला जा रहा है। तो ये जो बात है ना, यहाँ पे क्या है, ये मेन बात नहीं है एरिया से रिलेटेड, मेन क्या है, रेंट के लिए सूट हुआ है। तो ये क्या हो जाएगी, ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू नहीं होगी। तो एरिया से रिलेटेड अगर कोई सूट होता है तो वहां पे फिर क्या बोला जाएगा कि वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू नहीं थी और उसके ऊपर रेस सब्जुडाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज, और पार्टीज जो है सेम होनी चाहिए। लाइक ए एंड बी, अगर यहाँ पार्टी है तो ए एंड बी यहाँ पे भी ए एंड बी ही पार्टी होगी। ठीक है, पार्टी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ए एंड सी हो रही है तो वो फिर वहां पे रेस सब्जुडाइज अप्लाई नहीं होगा। देन जिस कोर्ट में पहले सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, लाइक अगर ये ए कोर्ट में हुआ था और ये बी कोर्ट में किया जा रहा है, तो ये जो ए कोर्ट था ना, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, यानी कि इसके पास जुरिडिक्शन होनी चाहिए इस सूट को चलाने की। जैसे कि बी कोर्ट के पास है, इस सेम मैनर में इस कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन होनी चाहिए सूट को ट्रायल करने के लिए। जो पावर होती है वो होनी चाहिए, जुरिडिक्शन होनी चाहिए कि उसका ट्रायल चला सकता है, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग रिमेंबर कि सेक्शन 10 इज अ मैंडेटरी सेक्शन। मैंडेटरी सेक्शन है ये आपके प्री के अंदर पूछा जाता है कि सेक्शन 10 जो है किस तरीके का सेक्शन है। देन पांचवी चीज जो आपको याद रखनी है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, जो पहले सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, जो मैंने आपको ए कोर्ट के अंदर बोला था, ए और बी के बीच में जो हुआ है, जो आपका प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है मस्ट बी इन पेंडिंग इन सम कोर्ट। वो कौन से कोर्ट के अंदर पेंडिंग होना चाहिए, इन विच सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रॉट। या तो आप अपना दूसरा सूट जो आपने फाइल किया, ए और बी ने जो अपना सेकंड सूट फाइल किया ना, वो भी इसी कोर्ट के अंदर कर दिया। ठीक है, या तो ऐसा होना चाहिए जैसे पहला सूट यहाँ पे किया था, दूसरा सूट भी यहीं पे कर दिया, ए कोर्ट के अंदर ही कर दिया, या फिर किसी और कोर्ट के अंदर किया जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, कहीं पे भी किसी भी स्टेट के अंदर बी कोर्ट जहां पे आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, दूसरा आपने यहाँ पे कर दिया। या फिर इंडिया से बाहर कहीं किया, लेकिन वो कोर्ट जो है किसके कंट्रोल में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रहा है, हमारी कंट्री की। तो इन तीनों जगह में से आप कहीं भी सूट इंस्टीट्यूट करोगे तो क्या माना जाएगा कि वहां पे रेस सब्जुडाइज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो सी कोड था फॉरेन कंट्री के अंदर था और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो फिर रेस सब्जुडाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपका कोई जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट था वो फॉरेन कंट्री के अंदर हो रखा था और उसके बाद इंडिया में आके उसके लिए सूट किया जाता है, तो उसके ऊपर फिर रेस सब्जुडाइज एप्लीकेबल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस अगर वो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था हमारी कंट्री की, तो फिर आपके ऊपर रेस सब्जुडाइज एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके जो सूट है उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। देन यहाँ पे ना एक बात बताई गई है इनहेरेंट कोर्ट ऑफ पावर की, यानी कि एक केस था जादव राय वर्सेस ओंकार प्रसाद AIR 1975 का। इस केस के अंदर क्या बोला गया कि सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी को यूज करके अगर कोई चीज जो सेक्शन 10 के अंदर दी गई है वो नहीं भी है, लाइक मैंने आपको 5 बातें बताई ना सेक्शन 10 के अंदर, अगर वो नहीं भी है तब भी कोर्ट जो है किसी सूट के ऊपर स्टे लगा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये कोई केस नहीं चलना चाहिए, इसके कारण जो है जस्टिस नहीं होगा, अलग अलग जगह पे केस चल रहे हैं, तो इसलिए सेक्शन 151 को भी यूज किया जा सकता है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो दो जगह अगर सूट चल जाएगा सेम चीज के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जैसे ए कोर्ट में भी चल गया, बी कोर्ट में भी चल गया, उससे क्या होगा, दो सेपरेट क्या आ जाएंगी, डिक्रीज आ जाएंगी, और फिर वो सेपरेट डिक्री जो है एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकती है, और फिर जो कोर्ट है उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी कि इस कोर्ट ने कुछ बोला, इस कोर्ट ने बोला, किसको माने हम। अच्छा, अगर कोई इसकी इंटरवेंशन कर दे तो ऐसा नहीं है कि वो डिक्री नलिटी हो जाएगी, वो पार्टीज की प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने इसको इंटरवीन किया है, उन्होंने अगर अपना राइट वेव कर दिया, लाइक सेकंड कोर्ट में गए थे और वहां पे डिफेंडेंट ने ये अपनी प्ली रेज नहीं की, उसने ये नहीं बोला कि ये जो हमारा सूट है पहले किसी और कोर्ट में पेंडिंग है सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, जहां पे जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, तो वहां पे फिर आप ये राइट वेव कर सकते हो और आपकी डिग्री जो होगी वो नलिटी नहीं होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो इंट्रीम ऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, लाइक कि अगर आप का ए कोर्ट के अंदर कोई सूट चल रहा है, बी में आप सेम मैटर ऑफ इशू के ऊपर कर देते हो, जो पहले के अंदर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू था, जो पार्टीज थी वो भी सेम थी, और बी के अंदर भी कर देते हो। अगर बी कोर्ट कोई इंट्रीम ऑर्डर करता है सेम चीज के ऊपर, तो वो इंट्रीम ऑर्डर जो यहाँ पे केस चल रहा है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप स्टे लगवा सकते हो, लेकिन अगर कोई इंट्रीम ऑर्डर ये पास करता है, जैसे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का, जैसे हम ऑर्डर 24, 25, 26, 38, 39, 40 में देखते हैं ऑर्डर के अंदर, अगर उनमें से कोई ऑर्डर होता है तो वो जो है एप्लीकेबल होगा जो सूट वहां चल रहा है उसके ऊपर भी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर @tushank है, और यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर रहे हो, फेसबुक पे भी आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, वहां पे भी आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे एक बात बताई गई है कंसोलिडेशन ऑफ सूट की। मान लो कि इस तरीके के जब सूट हो जाते हैं ना, जैसे दो कोर्ट में हो गए, तो कोर्ट कई बार क्या करता है, या एक ही कोर्ट में दो सूट आ गए सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो कोर्ट क्या करता है, उनको कंसोलिडेट कर देता है, एक ही सूट बना देता है।
ठीक है, ये चीज बोली गई थी, कोर्ट जो है इट डू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की लोगों के साथ प्रॉब्लम ना हो, ये जो है बात ही कंसोलिडेशन कर सकता है कोर्ट, ये केस के अंदर कंफर्म की गई थी। इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड 1998। तो ये केस आप नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ अगर ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, अगर अपने एग्जाम में लिखते हो, चाहे आप अपने मेंस में लिखते हो या अपने एलएलबी के एग्जाम में लिखते हो, दैट इज मोर देन एनफ। आप इनके नोट्स बना सकते हो, इनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी, वहाँ पे भी मैं ये चीजें समझाता हूँ। लाइक इसी चीज को मैंने वहाँ पे 2 घंटे में समझाया, इसके अंदर बहुत सारे केसेस और बहुत सारी चीजें डिटेल में समझाई है। बाकी आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके साथ कोई पार्शियलिटी यहाँ पे नहीं की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या है सेक्शन 10 का, कि कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस ना है, कि एक कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, दूसरे कोर्ट ने दूसरा डिसीजन दे दिया, या एक ही केस के अंदर एक ही कोर्ट ने दो अलग अलग डिसीजन दे दिए, तो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस ना है। तो कोर्ट इन अप्रोप्रिएट केसेस कैन पास एन ऑर्डर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ बोथ द सूट्स। तो कोर्ट जो है अप्रोप्रिएट केसेस के अंदर दोनों सूट्स को मिला सकता है, एक सूट बना सकता है, कि कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी डिक्रीज ना आए। तो आई होप आपको सेक्शन 10 समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो कुशांक एम के नाम से, ठीक है। देन आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, ये तो मैं आपको यूट्यूब पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। देन इसके अलावा आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको कुशांक मित्तल या कुशांक.रियल के नाम से मिल जाऊंगा। और ट्विटर पे करना है तो कर सकते हो, वहाँ पे कोई एक्टिव न्यूज़ के अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि वहाँ पे आपको इस तरीके की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी पीसीएसजे की। और कोड यूज़ कर सकते हो कुशांक 10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपकी सब्सक्रिप्शन पे, और आपको फ्री लाइव क्लासेस भी एक्सेस हो जाएंगे। आप फ्री लाइव क्लासेस जो है वो कर सकते हो, तो उसके लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। देन यू विल कम्पीट विद थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। देन वहाँ पे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, आईसीए, सिविल प्रोसीजर, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, सब कुछ कवर किया जाएगा। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे। देन यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज है जो कि अभी एचजीएस और आरजीएस के लिए हो रहे हैं, अक्टूबर 24, 31 एंड 7 नवंबर को, एंड 7 नवंबर, 14 नवंबर एंड 20 नवंबर को आरजीएस के लिए हो रहा है। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो कुशांक 10, और आप इन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर पाओगे। एक्सपेक्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 एंड 22 प्रिपरेशन, जो भी बैचेज है यहाँ पे चलते हैं। देन यहाँ पे T20 मॉक टेस्ट होते हैं हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड एविडेंस एक्ट के सुबह 9 बजे, और इनका डिटेल डिस्कशन होता है हर एक सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। देन दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच यू हैव टू पे फॉर 1 मंथ। लाइक आपको फ्री लाइव क्लासेस भी एक्सेस है अगर आप मेरा कोड यूज करते हो कुशांक 10, और अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो वहाँ पे आप मेरा कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 मंथ का 6800 है, और अगर एक मंथ का लेते हो, मतलब 24 मंथ्स का एक साथ लेते हो, तो आपको 2200 रुपीज ही पर मंथ का पड़ेगा, जिसके अंदर भी आप उसके अंदर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे कुशांक 10। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो सेक्शन 10 से लेके, रेस्ट ऑफ जुडाई से लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट हम अपनी क्लास के अंदर हम क्या समझेंगे, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी समझेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए।